हेलो हाय गाइस। um, हम आज जैन 1 to 15 के पीडीएफ कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एटलीस्ट 2-3 लोग अपना वीडियोस ऑन कर लो। ऐसे पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मुझे कोई नहीं दिख रहा है, मैं ब्लैंक वॉल को पढ़ा रही हूँ। एटलीस्ट 2-3 पीपल। आई वेट 1 minute। मीनवाइल आई प्रेजेंट माय स्क्रीन। थैंक यू गाइस। स्क्रीन दिख रही है? कोई भी कंफर्म कर दे। यस मैम। ओके, तो पिछले दिन जैन 2 to 15 कर रहे थे, जैन 1 to 15 कर रहे थे, आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पहला चीज वे डूइंग टुडे इज दिस डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स फ्रॉम आरबीआई। ओके, आरबीआई के पहले एक दो क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ जनरल नॉलेज के बेसिस पे। किसी को पता है आरबीआई किस ईयर में फाउंड हुआ था? एंड विच ईयर वाज आरबीआई फाउंडेड? चार्ट में डालो आंसर, इवन इफ एनीवन वांट्स टू गेस। इंडिपेंडेंस के पहले था, तो हिंट है वो। किसी को भी पता है तो आई वेट 30 seconds। ओके, तो जब एज वी ऑल नो क्लाट में कनेक्टेड क्वेश्चंस आता है, तो जब ये आरबीआई के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हैं, वेदर इट्स आरबीआई का इंडेक्स या एनीथिंग रिलेटेड टू आरबीआई, ये एक दो बेसिक फैक्ट्स याद रखना जरूरी है। तो आरबीआई वाज फाउंडेड इन 1935 इन कोलकाता। किसी को ये पता है कि आरबीआई का अभी गवर्नर कौन है? एनीवन? किसी को भी पता है? यस, ओके, शक्तिकांत दास इज द गवर्नर राइट नाउ। तो ये एक दो चीजें हर बेसिक पैराग्राफ के आगे याद रखना जरूरी है। अब विल मूव इनटू द टॉपिक इटसेल्फ। तो चीज क्या है? डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, राइट? डिजिटल पेमेंट्स, यस शक्तिकांत दास। डिजिटल पेमेंट्स क्या होता है? जो हम जीपे के मीन्स में करते हैं, जो हम एनी टाइप ऑफ टेली पेमेंट मोबाइल बैंकिंग के थ्रू जो करते हैं, वो जो डिजिटल पेमेंट्स होता है। तो अभी ये इंडेक्स जो बने जाते हैं, दे आर यूजुअली मेड टू ट्राई टू प्रेजेंट समथिंग दैट इज हैपनिंग, उसका एक एक्सटेंट कैप्चर करना या उसका जो अभी प्रेजेंट स्टेटस है वो कैप्चर करना। तो सिमिलरली डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स जो आरबीआई भी निकाल रही है, इट्स पर्पस इज टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो अभी हम कैश से जो कैशलेस फॉर्म में मूव कर रहे हैं, उसका जो एक्सटेंट है, हाउ मच टू हाउ मेनी पीपल आर गोइंग फ्रॉम कैश टू कैशलेस, हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग इनटू मोबाइल बैंकिंग, उसका एक्सटेंट कैप्चर करने के लिए RBI has released this particular index. 5 ब्रॉड पैरामीटर्स है ये। होपफुली क्लाट के पैराग्राफ्स में नहीं आएंगे, बट वी आर गोइंग टू जस्ट गो ओवर इट वंस। 5 पैरामीटर्स। पेमेंट एनेबलर्स। पेमेंट एनेबलर्स कौन है? ये जो सारे एप्स है, ये जो सारे पोर्टल्स है थ्रू विच दिस डिजिटल पेमेंट इज हैपनिंग, वो है पेमेंट एनेबलर्स। इसका वेटेज क्या है इन द इंडेक्स? 25%। मतलब टोटल जो 100% है इंडेक्स का, उसका 1/4 यानी कि 25% वेटेज दिया गया है टू पेमेंट एनेबलर्स। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले दिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। सिमिलरली इधर पेमेंट पोर्टल्स के बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैलकुलेट किया जा रहा है फॉर डिमांड साइड फैक्टर्स। किसी ने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो डिमांड होता है वो बेसिकली व्हाट पीपल वांट, जो लोगों को चाहिए इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। और सिमिलरली सप्लाई इज जो दिया जाता है लोगों को, वेदर फ्रॉम द गवर्नमेंट या फ्रॉम दिस पेमेंट एनेबलर्स या फ्रॉम एनीवन हु इज एक्टिंग एज द सप्लायर। तो एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं। अगर यू आर बाइंग फ्रूट्स फ्रॉम अ फ्रूट वेंडर, फॉर एग्जांपल, फ्रूट वेंडर इन सिचुएशन में है सप्लायर और आप है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो मांगता है, आप अगर 4 सेव मांग रहे हैं, तो दैट इज योर पर्टिकुलर डिमांड। एंड जो सप्लाई कर रहा है, इफ द फ्रूट वेंडर इज सप्लाइंग यू विथ 4 apples, दैट इज योर सप्लाई।
डिमांड सप्लाई जहां इक्विलिब्रियम में होता है दैट इज अ बैलेंस्ड इकोनॉमी, बट आइडियल बेसिस पे कभी नहीं होता है, आइदर डिमांड हाई होता है या सप्लाई हाई होता है। तो ये सब जब हम थोड़ा इकोनॉमिक्स करेंगे उसमें जाएंगे, बट अभी बेसिक के लिए ये याद रखना जरूरी है। पेमेंट परफॉर्मेंस, तो बेसिकली कैसे ये पोर्टल्स काम कर रहे हैं, वेदर दे आर प्रोवाइडिंग अच्छे सर्विस टू द पीपल हु आर यूजिंग देम, टू द कंज्यूमर्स हु आर यूजिंग देम, एंड वेदर पीपल आर सेटिस्फाइड विद द पर्टिकुलर service that is being provided to them through these portals, to these payment portals या digital जो भी payment का system है। Consumer centricity, basically how much the consumer again likes using the portal and how much the consumer actually uses the portal, तो use का extent map करता है ये, ठीक है। अब ये याद रखना जरूरी है कि किस डेट पे ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये आप लोग नोट कर लीजिए कि कंस्ट्रक्टेड विद मार्च 2018 एज द बेस पीरियड, जब से स्टार्ट हुआ है उसको बेस लिया गया है, एंड फ्रॉम 2018 टू 21 द अप्स एंड डाउन्स हैव बीन मैप्ड, तो कितना ऊपर गया है इंडेक्स, कितना नीचे गया है, ये सब उसको बेस पीरियड लेके माना गया है। अब DPI स्कोर फॉर मार्च 2018 इज सेट एट 100, तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हम एक कंट्रोल सेट करते हैं और एक जो चल रहा है प्रेजेंट में वो सेट करते हैं, तो ये बेस होता है वो कंट्रोल, तो कंट्रोल स्कोर यानी कि बेस DPI स्कोर हैज बीन सेट एट 100 फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस, ये याद रखना जरूरी है, फ्रॉम मार्च 2021 ऑनवर्ड्स विद अ लैग ऑफ 4 months। ज्यादा फास्ट जा रही हूँ तो प्लीज कोई बोल देना, आई विल गो इवन स्लोअर। ये आप लोग नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो यहाँ से ज्यादा कुछ ऐसे याद रखने का जरूरत नहीं है, बट ये चीज कि 19 बैंक्स joined the UPI ecosystem in Q2 of the index that has been identified, जो 2020 से 2021 का इंडेक्स है, and it is basically proof of कि digital payments का popularism बढ़ रहा है, digital payments are becoming more popular, they are becoming more accepted, लोग कर रहे हैं अभी डिजिटल पेमेंट्स, वी आर मूविंग फ्रॉम कैश टू अ डिजिटल सिस्टम, तो ये इसी चीज का प्रूफ है। यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई। भीम ऐप गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है थ्रू विच द गवर्नमेंट पेमेंट्स टेक प्लेस, थ्रू विच गवर्नमेंट रैटिफाइज ऑल पेमेंट्स एंड सैंक्शंस ऑल पेमेंट्स, द भीम सिस्टम, ये भी याद रखना जरूरी है। The Bank for International Settlements ranked India 7th among the 24 countries where it tracks digital payments. Like I said, CLAT में बहुत सारे इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का रैंक किस इंडेक्स में क्या था, इंडिया का रैंक किस लिस्ट में क्या था, तो ये वैसा ही एक लिस्ट है जहां बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स रैंक्ड इंडिया 7th among the 24 countries. अभी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो किसी का इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, चैट बॉक्स में डाल दो। I'll wait 30 seconds before we move to the next topic. Okay. So this particular topic is about global warming and climate change. हम पिछले दिन भी एक टॉपिक किए थे इस पे, बट दिस इज अनदर टॉपिक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। पहले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ जनरल क्वेश्चंस, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट आर द स्पेसिफिक गैसेस व्हिच कॉज ग्लोबल वार्मिंग, एक पर्टिकुलर नाम होता है उसके लिए, चैट बॉक्स में डाल दो क्यों नो। गेस कर लो, एक कंबाइंड नेम होता है सारे गैसेस के लिए व्हिच कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड टू क्लाइमेट चेंज। तो मैं टाइप कर रही हूँ, these specific gases are known as greenhouse gases, और ये मोस्टली आता है थ्रू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, केमिकल्स, एनी सॉर्ट ऑफ हार्मफुल केमिकल विच कैन कंट्रीब्यूट टू पोल्यूशन, वेदर वो एयर पोल्यूशन है या लैंड पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है, बट एयर पोल्यूशन में मेनली ये ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज गैसेस, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है स्लोली,
दिस इज अ रिजल्ट ऑफ दैट. तो पहली बात, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF का फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है. और कब से उनका आर्कटिक प्रोग्राम चल रहा है? 1992 से. Since 1992, World Wide Fund for Nature's Arctic Program has been working with partners across the Arctic to combat threats to the Arctic and to preserve its rich biodiversity in a sustainable way. तो यहाँ कुछ वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं पहले. बायोडाइवर्सिटी इज आर्कटिक का एनवायरमेंट में जितने एनिमल्स है, जितने प्लांट्स है, और बिकॉज आर्कटिक इज सच ए यूनिक एरिया, उसमें एनिमल्स और प्लांट्स के नेचर्स भी बहुत ज्यादा यूनिक है. तो अभी एफर्ट्स चल रहा है टू प्रिजर्व दोज एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड टू एंश्योर कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए. पहले सस्टेनेबल वे इज टू एंश्योर कि हम ऐसे प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि बाकी एनवायरनमेंट भी सर्वाइव कर पाए. सस्टेनेबल इज बेसिकली टू प्रिजर्व समथिंग व्हाइल आल्सो कीपिंग द रेस्ट ऑफ द अर्थ इंटैक्ट एंड टू एंश्योर कि ऐसे वे में लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रिजर्व किया जाए. अब जो मेन पॉइंट है, आर्कटिक का आइस कैप श्रिंक हो रहा है. अब इसका मतलब क्या है? द मोमेंट आइस कैप श्रिंक इट मींस दे आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर. जो ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इट मींस आइस कैप्स आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ दैट. और आइस कैप्स के मेल्टिंग से क्या होता है? वो पानी आके सीज में आती है और सी लेवल राइज हो जाता है, विच इज बैड बिकॉज जब सब्सटैंशियली सी लेवल राइज होता है तब लैंड्स डूबने की या आइलैंड्स डूबने की चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है कि द आइस कैप हैज बीन श्रिंकिंग सिंस 1980. ईयर याद रखना है. एंड वॉल्यूम ऑफ आर्कटिक सी आइस हैज डिक्लाइंड बाय 75%. जैसे मैं पहले क्लास से बोल रही हूँ कि पूरा चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मेन पॉइंट्स फ्रॉम द पैसेजेस, ताकि कनेक्टिंग क्वेश्चंस तुम आंसर कर पाओ, वो चीज याद रखनी है. अब ये एक चीज देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द टुंड्रा रीजन इज. तो आर्कटिक का एक पर्टिकुलर रीजन होता है, वो टुंड्रा रीजन, which is suffering because of the effects of global warming. So the tundra is returning to swamp and the permafrost is thawing and sudden storms are ravaging coastlines and wildfires. So basically all of the things जो आर्कटिक के लिए unnatural है, उस वहां का आइस मेल्ट हो रहा है, वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं. अब तुम लोग सोचो, आइस के बीच में वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, विच इज अ वेरी अननेचुरल कॉज और जो नहीं होना चाहिए. एंड फायर मीन्स द आइस विल ऑब्वियसली मेल्ट, विच मीन्स वी आर वंस अगेन गोइंग बैक टू ग्लोबल वार्मिंग एंड सी लेवल्स राइजिंग. टुंड्रा रीजन कहाँ है? नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल एंड साउथ ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल. अब इसमें से ज्यादा डिटेल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक दो पॉइंट्स है. द नॉर्दर्न सी रूट और द NSR, ये चीज फुल फॉर्म याद रखना है, which connects the North Atlantic to the North Pacific. ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स के बारे में आप लोग जानते ही हो कि ऑयल माइनिंग जब होती है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द सी फ्लोर. सी फ्लोर खराब होती है, उसके वजह से जब ऑयल लीक्स हो जाते हैं तब एनिमल्स की लाइफ खराब होती है, सी में स्पेशली, बिकॉज ऑयल इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर. ऑयल और पानी मिलते नहीं है, सो एनिमल सफोकेट कर जाते हैं. जो वाटर के ऊपर जो ऑक्सीजन लेवल होता है, एनिमल्स आर अनेबल टू एक्सेस दैट, क्योंकि वो ऑयल का लेयर बन जाता है ऊपर, तो एनिमल्स मर जाते हैं. सो ऑयल एंड एनी अदर फॉर्म्स ऑफ माइनिंग आर वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट इन जनरल, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो और भी ज्यादा. अब आते हैं कनेक्टिंग क्वेश्चंस में. चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, कोई बता सकता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एग्जैक्टली क्या है? और एक काम करो, बस दूसरा नाम बता दो. देयर इज अ डिफरेंट नेम फॉर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एज वेल. और हमारे टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, बिकॉज चाइना हैड जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस अगेन. एनीवन वांट्स टू टेक अ गेस? चैट में डाल दो. ओके, सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और द BRI is also known as One Belt, One Road. It was launched as Silk Road Economic Belt. कोई बता सकता है कि इसका एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट कब है एंड हाउ मेनी कंट्रीज इट्स सपोज टू कनेक्ट?
तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में जो ब्रिज बनती है, सिमिलरली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज एन अटेम्प्ट टू कनेक्ट ग्लोबल ट्रेड। तो दूसरे कंट्रीज के साथ कनेक्ट करके चाइना का ट्रेड बढ़ाने का ये अटेम्प्ट है। कोई बता सकता है कितने कंट्रीज है और कब इसका कंप्लीशन डेट है अप्रोक्सीमेटली? ओके, तो Belt and Road Initiative is supposed to be completed in 2049 and it is supposed to connect 70 countries. Okay. चाइना का फुल नेम कोई बता सकता है? What the country of China is called? It is not called China. चाइना का एक ऑफिशियल नाम है। I'll wait, चैट में डाल दो। Meanwhile, we'll start moving to the next part. किसी को नहीं पता है चाइना का क्या ऑफिशियल नाम है एज अ कंट्री? कोई कुछ बोलना चाहता है तो यू कैन टर्न योर माइक ऑन एंड स्पीक। ये है चाइना का ऑफिशियल नाम, इट्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना विल मूव टू दिस नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो पहली बात, दो फुल फॉर्म्स याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आई थिंक तुम्हारे मैसेजेस लेट आ रहे हैं थोड़ा मेरे पास, पर ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ IFSCA, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ये चीज नोट कर लो। And what it has become an associate member of, which is the International Organization of Securities Commissions or IOSCO। ठीक है, अब आते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कोई बता सकता है सेबी का हेडक्वार्टर्स किधर है? बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। एनीवन? ये सब कनेक्टिंग चीजें हैं अगेन एंड मुंबई। हाँ, करेक्ट, मुंबई। ओके, again because CLAT will always try to connect everything to an Indian context, तो ये सब चीजें याद रखना जरूरी है। सेबी का अभी चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है? एनीवन? अजय त्यागी। इट्स अजय त्यागी। ओके, तो सेबी, मैं चैट में लिख रही हूँ, नोट कर लो तुम लोग। ओके, सेबी हेडक्वार्टर्स आर इन मुंबई, चेयरमैन राइट नाउ इज अजय त्यागी। ओके, अब आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। इसका थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड, establishment year याद रखना जरूरी है, month not that relevant, but April 2020, so established in 2020 under कौन सी एक्ट? The International Financial Services Centers Authority Act 2019. It is headquartered at GIFT City, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गांधीनगर। गिफ्ट का फुल फॉर्म याद रखना उतना भी जरूरी नहीं है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द गिफ्ट सिटी इज इंपॉर्टेंट। इट इज गांधीनगर इन गुजरात। It is a unified authority for the development and regulation of financial products, financial services, and financial institutions. So basically, to establish some form of government control over how financial institutions, and financial institutions doesn't just mean banks, it means any sort of body which controls finance in any way. So SEBI, any of these stock exchange, banks, all of this comes under financial institutions. All of this to be regulated by the government, so the government can have एक आइडिया कि क्या चल रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। उसके पर्पस से ये एस्टैब्लिश किया गया है द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर और द IFSC।
अब जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट केटर्स टू कस्टमर्स आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो बैंक्स के जो फॉरेन कस्टमर्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये सब कस्टमर्स को केटर करने के लिए IFSC exists. So all of the NRI people who have bank accounts in India, सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है इन इंडियन बैंक्स या गवर्नमेंट में भी, ये सब के लिए IFSC बना गया है। अब लेट्स टॉक थोड़ा अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस और IOSCO। फाउंडेड, अगेन ईयर याद रखना जरूरी है, मंथ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, 1983, एंड हेडक्वार्टर्स आर इन स्पेन, मद्रिद, स्पेन। ठीक है। The IOSCO Asia Pacific Hub is located in Kuala Lumpur, Malaysia. Okay. नोट कर लो ये लोग ये चीज, और then we'll move to थोड़ा about G20. I'll just wait 30 seconds. Okay. So G20, Group of 20. So Group of 20 is again this another subsidiary of Group of 8, G8, which is a summit of the most powerful countries in the world, the 8 most powerful countries in the world. अब तुम लोगों के लिए थोड़ा बहुत जनरल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन G20 एंड G8. पहली बात तो G8 में कौन कौन कंट्रीज है, कैन एनीवन टेल मी? ट्राई कर लो, इवन इफ यू टेल मी 1 or 2 कंट्रीज, आई विल टेक दैट. बहुत बहुत ऑब्वियस से आंसर्स है, तो आई विल कीप टाइपिंग. USA 1. What else? UK. UK. What else? Italy. Italy. रशिया. रशिया इज ट्रिकी, रशिया का बात मैं कर रही हूँ अभी, बट हाँ बोलो और कुछ. जर्मनी. जर्मनी. एनीथिंग एल्स? ओके. UK, USA, Canada, France, Germany, Italy, and Japan. Russia is a part of G8, but Russia's membership of the G8 is currently suspended. कोई बता सकता है क्यों? Yes, रशिया का एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था recent times में, where Russia was said to have violated human rights. Okay. You guys can guess, but मैं type कर रही हूँ. Does anyone know what Crimea is, or what the Crimean annexation was per se? No. Okay. ठीक है, मैं बस छोटे से बताती हूँ because it's not that relevant, but ये चीज याद रखना है कि Russia's membership from the G8 summit is suspended because of the Crimean annexation. तो basically जब रशिया सोवियत यूनियन था in the past, when it was covering a large part of Europe and Asia, at that point of time, one of its territories was Crimea. अब in recent times, I've forgotten the year, I think it was around 2014-15, Russia tried to go back into Crimea and gain their territory again because they believed it was a part of Russia's territory. तो war हुआ था, Crimean war हुआ था, and basically Russia tried to annex that territory. और उसके बीच में they committed a lot of human rights atrocities. They killed people left and right. They had a full-on war which they are not supposed to do according to United Nations rules. So because of Russia's particular behavior in this Crimean annexation, their membership from the G8 is suspended at the moment, and there are talks of G8 being called the G7 currently. अब मुझे ये बताओ कि is India a part of G20? Yes or no? Yes, India is a part of G20. दो और चीजें याद रखना जरूरी है कि लास्ट G8 समिट और लास्ट G20 समिट कहाँ हुए थे. लास्ट G8 समिट, किसी को गैस करना है तो कंट्री गैस कर सकते हो.
Last G8 summit was held in Biarritz in France. Last G20 summit, किसी को guess करना है? Okay. Last G20 summit was held in Osaka, Japan. Okay. तो अभी now that we know a little bit about G20 and G8, again क्लैट को बहुत पसंद है ये टॉपिक्स G20 G8 का, तो ये आने का बहुत चांसेस है कनेक्टेड टू सम क्वेश्चन और द अदर. तो प्लीज प्लीज ये याद रखना, कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज फ्री टू मेल और कॉल मी. अच्छा, another thing before we keep moving on to the next parts, a lot of people had mailed me और text किए थे I think PDF मांगने के लिए. तो ये Jan 1 to 15 का PDF है. as soon as ये खत्म कर देते हैं हम Jan 1 to 15 का पूरा. ये काफी बड़ा PDF है actually. I'll just check कि I think ये 84 pages का PDF है और we are at somewhere around 2021 right now. तो as soon as this is over we'll go to I'll send this over to you. कोई भी एक मुझे मेल करना, मैं मेल में भेज दूंगी. You guys distribute it among yourselves. हाँ, तो भेज दूंगी मैं as soon as this is done. Okay. Global Housing Technology Challenge in India. ठीक है, ज्यादा important नहीं है but थोड़े बहुत points देख लेंगे. The Prime Minister has laid the foundation of Lighthouse Projects or LHPs as part of the Global Housing Technology Challenge India initiative. Okay, पहली बात full forms, Lighthouse Projects, LHPs, Global Housing Technology Challenge India, GHTC India initiative. ठीक है. Again, there are a lot of full forms in this, so we are going to note most of it. Affordable sustainable housing accelerators. मैंने अभी sustainable का meaning समझाया था. तो basically sustainable housing means कि हम cement वगैरह use करेंगे, but in such a way कि we are able to use it in a long term manner and we are able to make full utilization of it. हम पूरी तरह से ताकि इसको use कर सके. वो है aim of anything that is sustainable in a way. ठीक है. प्रधानमंत्री आवास योजना, कोई मुझे बता सकता है कि किस साल में ये लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री आवास योजना. ठीक है गैस. कोई भी माइक ऑन कर माइक ऑन करके भी बोल सकते हो. सॉरी. नॉट 2019, उससे पहले लॉन्च किया गया था. बहुत साल से प्रधानमंत्री आवास योजना. राइट आफ्टर बीजेपी's फर्स्ट टर्म, प्रधानमंत्री आवास योजना was launched. Okay, it's 2015. Yes, it's 2015. ठीक है. तो ये चीजें याद रखना जरूरी है बिकॉज मोस्टली पूछ लेते हैं कि स्कीम्स किस साल में लॉन्च हुए थे या स्कीम्स किसने लॉन्च किया था. इन दिस केस इट वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो वो चला है. बट किस साल में लॉन्च हुआ था ये याद रखना. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. इज दिस ओके? टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. क्या ये यूनियन मिनिस्ट्री है? एंड इफ सो, हु इज द मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल? सॉरी, क्या ये कैबिनेट? हाँ. Is there a cabinet minister for this? Is it a union ministry basically? And who is the minister responsible in that case? Chat में anyone? Ministers बहुत पूछ लेते हैं. तो something that you can do in this context is सारे कैबिनेट मिनिस्ट्रीज और यूनियन मिनिस्ट्रीज लेके जिनके whichever cabinet ministry has a union minister, उसका एक लिस्ट बना लो. मैंने ये किया था क्लैट के पहले. मैं अपना लिस्ट भी दे दूंगी तुम लोगों को if you want. I think it's still relevant because वो 6 महीने पहले का ही है. But याद रखना कि at any point of time the ministers change, you also have to change the list accordingly. कोई मुझे टेक्स्ट करना, मैं भेज दूंगी वो लिस्ट. बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिस्टर्स which ministries they are heading, and especially India के केस में one minister often heads multiple ministries, तो वो याद रखना है. Okay, so it's not a cabinet ministry. There is a minister of state for this particular ministry. ठीक है. His name is Hardeep Singh Puri.
Okay, so basically what this is कि global housing technology challenge. So again, like the industrial infrastructure we were looking at the other day, ये लोग नया और innovative ways चाहते हैं to maintain housing, because India में currently housing problem है. There are a lot of homeless people and enough घर नहीं है उनके लिए which they can afford particularly, right? तो ये housing problem solve करने के लिए we're looking at new and innovative ideas. Anyone who can give us ideas जो basically हमें ये problem solve करने में मदद करेगा. ठीक है, तो दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, GHTC. ये चीज याद रखना जरूरी है. द प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड द ईयर 2019-20 एज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर. ओके, हाय, वेरी सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन गिव आउट. मैं प्रेजेंट कर रही हूँ फिर से. हाँ, तो like we talk about which major policy sorry, I'm very sorry, my internet is causing issues today. हाँ, did anyone type the name of the policy or name of the ministry which has changed its name? Okay, before I get disconnected again, I'll type it out. It's National Education Policy, NEP 2020, and the ministry that has changed its name, it's the HRD ministry, and it has currently become the Ministry of Education. I hope सबको मेरी आवाज आ रही है because I'm not sure at this point. कोई भी अगर chat से confirm कर सकता है. Okay, great. ठीक है. So HRD ministry has become Ministry of Education. Who is the Minister of Education right now? Anyone? Ramesh Pokhriyal Nishank. Yes, Ramesh Pokhriyal is the Minister of Education. Great. Okay. तो अब जाते हैं main topic में. तो NEP के तरह, this is also another new policy that is being talked about, that is being released, and the draft of which has been uploaded. So basically, if you guys don't know, policy का ये system होता है. The government releases policies and then they invite comments on these policies, right? तो तुम लोग जैसे जब law schools में आओगे, a lot of these law schools and their journals, जो attached journals होता है, legal journals, they send in comments on these particular drafts, and that is considered to be a big thing because the parliament takes these comments into consideration जब वो पॉलिसीज चेंज करते हैं, जब वो पॉलिसीज मॉडिफाई करते हैं. तो सिमिलरली ये ड्राफ्ट पब्लिक किया जाता है पहले, and then the public is invited to comment on these drafts. Recently environmental policy में भी comments invite किया गया था. So similarly यहाँ नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी रिलीज हो रही है. प्लीज रिमेंबर द डिपार्टमेंट जिसने ये अपलोड किया है, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST. What will this new policy replace? Science, Technology and Innovation Policy of 2013. Yeah. Let's look at थोड़े बहुत aims and then we'll move on to mostly just general stuff about it. Okay. To bring about profound changes through short, medium and long-term mission mode projects by building a nurtured ecosystem that promotes research and innovation on the part of both individuals and organizations. थोड़ा ये explain करता है, ठीक है? Profound changes मतलब क्या? Any changes जो रेवोल्यूशनाइज करेगा सिस्टम को, जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस है, जो पूरी सिस्टम को बदल सकती है, वो है प्रोफाउंड चेंजेस. शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म मिशन मोड प्रोजेक्ट्स. तो शॉर्ट टर्म में भी हमें फोकस करना है, मीडियम टर्म भी करना है और लॉन्ग टर्म भी. लॉन्ग टर्म का फायदा बहुत ज्यादा है, तो अ लॉट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी personnel generally look into long term mission projects, but with the new policy we are also looking at short term and medium term. ठीक है. अब building a nurtured ecosystem that promotes research and innovation. तो basically हम लोग ऐसा environment create करना चाहते हैं जहाँ research innovation दोनों होगा
और जहां साइंटिफिक माइंडसेट को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो तुमको पता ही होगा कि एट दिस पॉइंट बोथ प्राइवेट और पब्लिक इंडिविजुअल्स, मतलब प्राइवेट जो कंपनीज होता है और गवर्नमेंट के जो बॉडीज होते हैं वो है पब्लिक इंडिविजुअल्स, दोनों रिसर्च और इनोवेशन कैरी आउट करते हैं। एंड दिस मोस्टली हैपेंस बिकॉज गवर्नमेंट के पास मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस या टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च के लिए ज्यादा फंडिंग नहीं होता है, तो प्राइवेट बॉडीज ऑल्सो कैरी आउट दीज रिसर्चेस एंड द एम इज टू promote or increase this type of research, right? To identify, point number 2, to identify and address strengths and weaknesses of the Indian science, technology and innovation system to catalyze socio-economic development of the country and make it globally competitive. Again, अगर तुम recent policies देखोगे इंडिया के सारे are aimed at getting India to a global stage. इंडिया का ताकि वर्ल्ड में they have a better position, ताकि वो compete कर सकते हैं. That has always been the aim of all recent acts and policies. तो similarly इसका भी वही same aim है. And the most important part, to identify and address strengths and weaknesses of the current existing ecosystem. तो basically जो चीज हम बदल सकते हैं for the better, वो चीज identify करके उसको replace करना. Important provisions related to equity and inclusion. 30% representation be ensured for women in all decision making bodies. Now, ये बहुत ही landmark decision है because a lot of the time representation नहीं होता है. If you guys know about the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019, basically वहाँ बहुत झमेला हुआ था because the community came forward and they said कि हमारा representation नहीं है, तो basically हमारे लिए act बनाया जा रहा है but हमारा representation नहीं है. So it's a good thing कि 30% representation has been ensured for women. Child and elderly care, child care benefits are proposed to be made gender neutral. तो basically जो maternity leave होती है वो भी paternity leave भी हो सकता है. Adequate parental leave it has become instead of maternity leave, to be gender neutral and flexible work timings. Okay. Disabled and related provisions, तो disabled people के लिए भी provision है, and we are also looking at provision for anyone in relation to the academic age and biological age which would not be considered, and removal of bars on married couples being employed in the same department or laboratory. ये बहुत ancillary information है, उतना जानने का जरूरत नहीं है. Now what is थोड़ा बहुत relevant in this context is ये याद रखना कि open science policy, one nation one subscription. So the point is इनको scientific knowledge और material सबके पास available करना है. Everyone should have access to it. तो गवर्नमेंट हैज proposed कि वो सारे, जैसे मैं बात कर रही थी लीगल जर्नल के, वैसे साइंटिफिक जर्नल्स भी होता है, तो ये साइंटिफिक जर्नल्स के सब्सक्रिप्शन खरीद के इंडिया में सारे सिटीजन्स को उनका फ्री एक्सेस देना है. तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू इंसाइट द साइंटिफिक माइंडसेट. वो कोशिश करें कि पीपल बिकम मोर इंटरेस्टेड इन साइंस, बिकॉज द मोमेंट पीपल बिकम मोर इंटरेस्टेड इन साइंस इट मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ पब्लिक फंडिंग कैन गो टू साइंस, और साइंस का फंडिंग बढ़ जाता है. सो साइंस इन इंडिया इज बहुत हेवीली अंडर फंडेड, so we are trying to avoid that. अभी more or less बाकी सब is ancillary information. So I think we'll only get to cover one more, yeah, maximum of 2 topics today because short class है. तो किसी का कोई questions है इस topic पे before we go? Okay. सत्यमेव जयते और digital media literacy. Let's look at कौन से points important है पहले. Which state government has launched it? Kerala government. And what does Satyameva Jayate mean? Truth alone triumphs. And what is the purpose of this particular thing? Digital media literacy का मतलब क्या है? To know more about digital media, to be aware of digital media में क्या हो रहा है, तो तुम्हें जानना चाहिए what you are looking at when you look at a particular piece of news on digital media, or what you are looking at जब तुम social media पे कुछ भी करो. So all of that is included under digital media. To counter the menace of fake news whether through social media या अगर कोई मीडिया चैनल भी वो पोस्ट कर रहा है, then the point is कि वो डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के थ्रू लोगों को ऐसे ट्रेन करेंगे कि जब वो फेक न्यूज देखे दे विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि नहीं ये रियल न्यूज है और ये फेक न्यूज है और हम फेक न्यूज नहीं मानेंगे. ठीक है. द प्रोग्राम वुड बी टॉट एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. अगेन थोड़ा बहुत रेलेवेंट है. अब सत्यमेव जयते, why is it relevant to an extent? Okay,
हाँ, it was adopted as the national motto of India on 26 January 1950. In this context, कोई मुझे बता सकता है क्या कि what is Constitution Day or Law Day in India? 23rd November. It's 26th November. Sorry. November. हाँ हाँ, it's fine. मुझे भी याद नहीं रहता था ये सब स्टैटिक चीजें. 26th So, ये सब थोड़े बहुत स्टैटिक जीके हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे थ्रू द कोर्स ऑफ व्हाटएवर वी आर डूइंग. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और क्वेश्चन आएंगे इवेंचुअली इन व्हेन वी मूव अक्रॉस दिस. वन सेकंड. हाँ, ओके. लायन कैपिटल ऑफ अशोका इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल एम्बलम. ये सब तुम लोगों को पता ही होगा. एंड emblem and word satyameva jayate are inscribed on one side of all Indian currency and national documents. Okay, थोड़ा बहुत याद रखना जरूरी है. It's not that important or not that important a topic even per se. Let's look at this. The Supreme Court has asked the center to provide information on the existing legal mechanism to deal with complaints about the content on television channels. Further, it has asked the center to create an authority to check fake news and bigotry on air. अभी सुप्रीम कोर्ट कभी-कभी जब suo motu cognizance लेता है, तो it's very important to remember because it means that the Supreme Court considers those topics important enough to take it up on itself. अब with respect to the power of the Supreme Court to decide cases according to what they feel, even if उसके लिए provisions नहीं है या legal provisions नहीं है, can someone tell me what is the article of the Constitution for discretionary power of the Supreme Court? Discretionary power मतलब क्या? जब Supreme Court कुछ भी decide कर सकता है, even if there is no particular provision for that. What is the article of the Constitution? Anyone wants to try? Okay, it's Article 142 of the Constitution. ये भी लिख देती हूँ कि ये क्या exactly है. Discretionary power. ठीक है. तो बेसिकली जब हम जीके पढ़ रहे हैं और जब तुम खुद भी जीके पढ़ोगे, एक चीज याद रखना कि whenever you are doing any particular topic, always try to connect it to current affairs or to any recent topic or to any constitutional topic basically, because CLAT apparently takes बहुत ज्यादा लाइकिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप टॉपिक्स और उनको कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस पूछना है, तो हम वही कोशिश करेंगे करने का इन मूविंग फॉरवर्ड इन क्लासेस एज वेल. ओके, अब थोड़ा ये देख लेते हैं. The government must take the initiative to make all sections of the population aware of the realities of this information war and evolve a consensus to fight this war. Basically, गवर्नमेंट का ड्यूटी ये है कि तुम लोगों को समझाओ, सिटीजन्स को समझाओ व्हाट द प्रॉब्लम विद फेक न्यूज इज एंड हाउ वी आर गोइंग टू काउंटरैक्ट दैट प्रॉब्लम. तो जैसे ये पॉलिसी बना गया है टू काउंटरैक्ट फेक न्यूज, टू काउंटरैक्ट ऑल ऑफ दिस मीडिया अट्रॉसिटी जो हो रही है इन द कंट्री, सोशल मीडिया पे या नॉर्मल नेशनल मीडिया पे, तो वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों को समझाए. गवर्नमेंट शुड हैव एन इंडिपेंडेंट एजेंसी टू वेरीफाई द डेटा सर्कुलेटेड इन सोशल एंड अदर मीडिया. ठीक है, ये थोड़ा मतलब सेल्फ रिलायंट पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी एस्टैब्लिश करो, नॉट अंडर द गवर्नमेंट, टू वेरीफाई डेटा बीइंग सर्कुलेटेड. इस पॉइंट पे आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज, पर्टिकुलरली मशीन लर्निंग एंड नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. अब ये याद रखना जरूरी है कि एज पार्ट ऑफ द National Education Policy 2020, there has been an undergraduate course developed on artificial intelligence and machine learning जो पहले नहीं था. तो हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि कौन से कोर्स से डेवलप किया गया है with respect to the National Education Policy. तो ये भी याद रखना थोड़ा. Programs such as above of Kerala government need to be replicated. ये सब थोड़ा बहुत नॉर्मल है. Okay, we have 8 minutes. ठीक है, तो एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक कर लेते हैं. द विक्ट्री पिलर. ओके, भीमा कोरेगांव. भीमा कोरेगांव का
203rd एनिवर्सरी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है ऑन 1st January 2021. ये प्लीज याद रखना. When the battle took place 1818 and what the battle was. Okay. अब if anyone has heard about the Bhima Koregaon clash, basically 2018 में दलित और मराठा ग्रुप्स के बीच में all of a sort of fight happened. वो battle नहीं था particularly, but it was sort of clash. जिसके लिए अभी भी बहुत लोग जेल में. lot of activists are in jail. Varavara Rao is in jail because of the Bhima Koregaon clash as well. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, ये थोड़ा देख लेते हैं बिकॉज इसके कॉन्टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत ही याद रखना जरूरी है. ओके. Between Peshwa forces and the British, who the battle was particularly fought between. British army, which comprised mainly of Dalit soldiers, fought with the upper caste dominated Peshwa army. So that is the entire significance of Bhima Koregaon, the sign of revolution of Dalit activists and Dalit soldiers against the upper caste Peshwa army. Okay. British troops defeated the Peshwa army, which is why it is also such a standing symbol of Dalit revolution in India at the moment. Peshwa Bajirao too had insulted the Mahar community and terminated them from the service of his army. So basically he insulted them and this made them go to the British army. They took the side of the British and then they fought this war against the Peshwa and the Peshwa's army and they defeated them as well. Mahars are officially designated scheduled castes. ये याद रखना जरूरी है. And which war? So basically British period में, if you know, there were a lot of wars जिसके under battles classified थे. तो first Anglo-Maratha war, second Anglo-Maratha war, तो ये third Anglo-Maratha war का एक battle था 1817 to 1818. So throughout this period बहुत सारे ऐसे battles हुए थे in parts of the Peshwa region which ended Marathas के rule. जो शिवाजी जो Marathas के rules थे वो that was ended by this particular battle. It was one of the last battles, Bhima Koregaon. Baba Saheb Ambedkar, he visited the site on 1st January 1927. थोड़ा बहुत relevant है, but yes, okay. There was a victory pillar erected by the British for the soldiers killed in the Bhima Koregaon battle, and it has attained legendary stature in Dalit history. Okay. थोड़े बहुत मैं इससे questions पूछ सकती हूँ, but ठीक है, I think 5 ही मिनट बाकी है, तो I will end today's class here. किसी को अगर कुछ questions है तो please chat box में पूछ लो, and as always feedback whatever you have to say. If I went too fast, if I went too slow, please chat में डाल दो. I will leave in 2-3 minutes. कुछ भी, if there are any questions, if you have constructive criticism कि ये ठीक से नहीं हुआ, वो ठीक से नहीं हुआ. Because again ये शुरू के classes है, तो हम दोनों को adjust करना है, both to classes and to teaching. तो please. Okay. I will just check कि इस PDF का कितना बाकी है, and based on that we'll try to wrap it up as soon as possible. Okay. I think we'll try to wrap up Jan 1 to 15 in the next 2 classes or so, and then we'll start with Jan 15 to 31. जो भी teacher है, we are both coordinating with each other, तो कोई problem नहीं होगा. We'll just continue from where the other teacher left off. तो next day we'll continue with Jan 1 to 15, whoever takes the class. If I'm not available, Suraj will take the class. ठीक है. So okay, thank you for the class, and I hope it was fine. कुछ भी problem हो तो please text me या please mail me, and मिलते हैं next class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.